नमस्कार। आपके समास चल रहे हैं। समास के 4 प्रकार हो चुके हैं। 5वां प्रकार है, देखिएगा समास। 5वां प्रकार है समास का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है, देखिएगा। सबसे पहले द्वंद्व समास की आपको परिभाषा आनी चाहिए। कौन सा द्वंद्व समास है, क्योंकि सवाल 3 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो परिभाषा से पूछ लेगा, या बना हुआ समास पूछ लेगा, या विग्रह पूछ लेगा। 3 तरीके से पूछे जाते हैं, तो सैद्धांतिक परिभाषा तो आपको आनी ही चाहिए। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रमुख हो, ये भी कह सकते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं दोनों पद प्रधान हो, या यूं कह सकते हैं दोनों पद मुख्य हो, या दोनों पद संज्ञा हो। वापस सवाल को समझिएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? जिसमें दोनों ही पद प्रमुख हो, दोनों ही पद प्रधान हो, या दोनों ही पद मुख्य हो, या दोनों ही पद क्या हो, संज्ञा हो। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा द्वंद्व समास का विग्रह या बने हुए समास को कैसे पूछा जाता है। तो देखो, परिभाषा हो चुकी है, फिर वो क्या पूछ सकता है? या तो आपको समस्त पद पूछेगा कि बने हुए समास को आप किस तरीके से देखते हो, और या फिर विग्रह पूछेगा। तो समस्त पद में यह ध्यान रखना है कि इस समास की यह पहचान है, इसमें आपको एक तो योजक चिन्ह दिखेगा। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, चिन्ह कैसे लिखते हैं वो भी गलत नहीं होना चाहिए। समस्त पद में योजक चिन्ह दिखेगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि कई बार चांस बनता है कि योजक चिन्ह छुपा हुआ भी रहता है। जहां छुपा हुआ रहता है वहां आप विग्रह से पता लगा सकते हो कि यह द्वंद्व समास है या नहीं है। एक तो यह तरीका। लेकिन जब विग्रह में जाओगे तो यह ध्यान रखना है कि इस समास के 3 उपभेद है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कितने उपभेद हैं? 3 क्या हैं इसके उपभेद हैं? किस समास के 3 उपभेद हैं? द्वंद्व समास के 3 उपभेद हैं। एक तो है इतरेतर समास, एक है वैकल्पिक समास, एक है समाहार। वापस देखिएगा, द्वंद्व समास के कितने उपभेद हैं? 3। इतरेतर, वैकल्पिक या समाहार। इतरेतर में संधि देखते हो तो ध्यान रखना गुण संधि है, इत्र धन इत्र। इसका मतलब क्या है? या तो आपको इसमें क्या दिखेगा? और दिखेगा, तथा दिखेगा, एवं दिखेगा, वे दिखेगा। ये दिखेगा इतरेतर के अंदर। वैकल्पिक में जाते हो तो आपको अथवा दिखेगा या ये दिखेगा। लेकिन समाहार में जाते हो तो आपको क्या दिखेगा? या तो आदि दिखेगा या इत्यादि दिखेगा। मैं ये मानता हूं अगर आपको इतना भी आता है ना तो यहां ही आपका 80% समास क्लियर हो चुका है। ये ध्यान रखना, 80% समास क्लियर हो गया द्वंद्व समास। कैसे देखिएगा? 3 तरीके ही किसी भी समास के सवाल 3 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका उसकी परिभाषा पूछ ले, दूसरा तरीका कि समस्त पद देके पूछ ले कि कौन सा समास है, तीसरा तरीका विग्रह देके पूछ ले कि ये कौन सा समास है, चौथा तरीका समास में नहीं है। 3 तरीके आने से पहला तरीका परिभाषा पूछे तो ये रही कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? कि जिस समास के अंदर दोनों ही पद प्रमुख हो, या दोनों ही पद प्रधान हो, या दोनों ही पद मुख्य हो, या दोनों ही पद संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद कि या तो आपको बना हुआ समास देगा, समस्त पद का मतलब है बना हुआ समास। ठीक, समस्त पद बना हुआ समास देता है तो उसके अंदर एक योजक चिन्ह दिखेगा। योजक चिन्ह से आप पता लगा लो कि ये समास कौन सा है, द्वंद्व समास है।
लेकिन चांस बनता है कि कहीं बार योजक चिन्ह छुपा हुआ भी रहता है। जहां छुपा हुआ रहता है वह विग्रह करके चेक कीजिए कि इनमें से कोई वाचक शब्द आ रहा है, तो फिर आप वापस जा सकते हो कि कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। लेकिन विग्रह में जाते हो तो ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके 3 उपभेद माने गए, कौन कौन से? इतरेतर, वैकल्पिक या समाहार। इतरेतर में अभी इसको समझा देंगे। इतरेतर में जाओगे तो आपको और, तथा, एवं, वे दिखेगा। वैकल्पिक में, वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प, इसमें विकल्प हैं अथवा और या। समाहार का मतलब होता है पूरा ग्रुप आएगा, आदि और इत्यादि। अब देखो इनके उदाहरणों से समझाते हैं आपको। सबसे पहले इसका समास लेते हैं इतरेतर। अगर आप देखते हो तो इसमें ध्यान रखना है गुण संधि होती है, इतरधन इतर, ये द्वंद्व समास ही चल रहा है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके उदाहरण किस प्रकार से आएंगे अभी आपको समझाएंगे। जैसे उदाहरण आया माता पिता, दाल रोटी। आजकल ध्यान रखना है ये भी होटलों में चलता है, दाल बाटी। दूध दही भी चलता है। उसी प्रकार देखिएगा राधा कृष्ण, और सबसे अच्छा उदाहरण हरिहर, ये भी अच्छा उदाहरण। जलवायु, ये भी अच्छा उदाहरण। गौरी शंकर, शिव पार्वती, अन्न जल, दिन रात। अब देखो उदाहरण तो खूब सारे हैं, ऐसे आप कोई भी लेते रहे उदाहरण। सबसे पहला काम है कि आपको यह समास दिख रहा है समस्त पद। तो समस्त पद में आप पहली पहचान तो यही कर रहे हो, आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह ऐसे लगा हुआ होता है, एक आपका चिन्ह भी कंप्लीट हुआ, यानी योजक चिन्ह दिख रहा है। देखो जैसे यहां पर ये योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां पर भी योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां पर भी योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां पर भी योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां योजक चिन्ह दिख रहा है, यहां पर योजक चिन्ह दिख रहा है, यानी यहां योजक चिन्ह दिख रहा है। जहां योजक चिन्ह दिखता है समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन बात यह आई, यहां पर आपको योजक चिन्ह दिख रहा नहीं, यहां पर आपको योजक चिन्ह नहीं दिख रहा, यहां पर आपको योजक चिन्ह नहीं दिख रहा। देखो सवाल करते समय हो सकता है कि आपको बने हुए समास में पहचान से नजर नहीं आ रहा है समास, तो वहां पर चांस लो कि विग्रह करके इसको चेक कर लेते हैं ये द्वंद्व समास में जा रहा है या नहीं जा रहा। क्यों? अब जैसे ही यहां पर जाएंगे विग्रह करने के लिए तो आ जाएगा हरि और हर। यहां पर जल और वायु। यहां पर क्या हो रहा है? गौरी और शंकर। अब यह पता चला, विग्रह करने के बाद हमें पता चला कि जिस समास के अंदर और का प्रयोग किया जाता है वो समास भी द्वंद्व होता है। क्यों? क्योंकि इतरेतर समास के अंदर और, तथा, एवं, वे इस प्रकार के वाचक शब्द आपको दिखते हैं, तो समास कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अंदर की कौन सा उपभेद आ जाएगा? इतरेतर आ जाएगा। अब सुनो, आपको और कैसे लगाना है, तथा कैसे लगाना ध्यान रखना है। जहां पर दोनों ही पद मुखीय होते हैं, इतरेतर समास के अंदर ध्यान रखना ही, जो भी दोनों ही शब्द होंगे वो दोनों ही शब्द मुखीय होंगे, उन दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व होगा।
अलग अलग इसका ध्यान रखना महत्व। ऐसा तो है नहीं माता का महत्व है पिता का नहीं है, या पिता का है या माता का नहीं है। ध्यान रखना है जहां दोनों शब्दों को एक दूसरे की जरूरत होती है, दोनों हम साथ साथ की जिंदगी जीते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वहां पर और का प्रयोग होता है। तो देखिएगा माता और पिता, अब जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो माता पिता आ गए। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि या तो माता ही और पिता, माता और पिता दोनों का महत्व है, ध्यान रखना। इसीलिए तो कहते हैं दोनों ही पद मुख्य हैं, दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद संज्ञा है, और बीच में ये दिख रहा है योजक की जगह। अभी देखो और आ गए, इधर योजक दिख रहा है, इधर और आ गए। समास के सवाल बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना। आप गलत करते हो वो आपकी खुद की गलती है। जैसे उदाहरण आया दाल और अब रोटी। अब देखो अभी ऐसा थोड़ी है दाल और रोटी दोनों साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखना। इन दोनों को अलग थोड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार दाल और बाटी, उसी प्रकार दूध और दही। अब थोड़ी है ऐसा थोड़ी अलग करेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखना। दूध दही, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण आ गए, राधा और कृष्ण दोनों आए। ऐसा थोड़ी है केवल राधा आई या केवल कृष्ण आए, यानी दोनों पदों का महत्व है, ध्यान रखना है। जहां दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों हम साथ साथ की जिंदगी जीते हैं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, वहां और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतरेतर के अंदर ध्यान रखना और का प्रयोग भी किया जाता है, तथा का प्रयोग भी किया जाता है, एवं का प्रयोग भी किया जाता है, और वे का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये तीनों ही आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि तीनों के अंदर योजक चिन्ह आपको दिख नहीं रहा और आप गलत कर देते हो, लेकिन ये शब्द आप विग्रह करके चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये समास भी द्वंद्व समास के अंदर ही जाता है। पहला उपभेद है द्वंद्व समास का, ध्यान रखना। अब द्वंद्व समास का दूसरा उपभेद, वैकल्पिक समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहले तो यही पता चल जाता है वैकल्पिक का मतलब क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है, विकल्प, प्रत्यय क्या है, एक। अब देखो विकल्प वहां होगा जहां पर आपको या तो विग्रह में अथवा दिखेगा या ये दिखेगा। ये कहां दिखेगा, ये विग्रह में दिखेगा, यानी कि अथवा और या का प्रयोग विकल्प होता है। विकल्प का मतलब दो में से एक को चुनना, जहां दो में से एक को चुना जाता है वहां विकल्प होता है। विकल्प ही आगे शब्द जाके क्या बना, वैकल्पिक बना है, और वैकल्पिक में ही मूल शब्द विकल्प है, और विकल्पों का मतलब ही अथवा और या है। तो फिर उदाहरण देखो, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, जीवन मरण, यश अपयश, आज कल, और वेरी महत्वपूर्ण अलग से धर्मा धर्म। अच्छा उदाहरण सुनो, अथवा और यहां का प्रयोग आपको वहां करना है जहां दोनों ही शब्द एक दूसरे का विरोध करते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। पहले वाला दूसरे वाले का विरोध करता, कैसे, ये कह रहा है यस, ये कह रहा नहीं अपयश, ये कह रहा लाभ, ये कह रहा नहीं हानि, ये कह रहा है सुख, ये कह रहा नहीं दुख, ये कह रहा है पाप, ये कह रहा है नहीं पुण्य, ये कह रहा है जीवन, ये कह रहा है नहीं मरण। वो कह रहा है आज मिलेंगे और वो कह रहा है नहीं कल मिलेंगे, ध्यान रखना है। यानी कि उल्टे कह रहे हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ध्यान रखना। विरोध की स्थिति सबसे अच्छी इस उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगी। आज मिलना कल मिलना, ध्यान रखना, आजकल। तो दोनों शब्द ध्यान रखना एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। वहां पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाता, या तो अथवा शब्द का प्रयोग होगा और या का प्रयोग होगा। आपने 10th 12th के एग्जाम दिए थे बोर्ड के, वहां पर 13वां या 14वां या 15वां क्वेश्चन लगभग ऐसे ही मिलते थे कि वहां पर 2 क्वेश्चन होते थे
तो ध्यान रखना है उसके बीच में या तो या लिखा हुआ आता था या अथवा लिखा हुआ आता था। इसका मतलब था या तो आप ये सवाल करो या ये सवाल करो। इसका मतलब है यहां पर ध्यान रखना है, अब ये होगा जैसे लाभ या हानि, दोनों एक दूसरे का विरोध। ये कह रहा लाभ, ये कह रहा नहीं हानि। सुख या दुख, पाप या पुण्य, एक होगा ध्यान रखना। ये अच्छा उदाहरण है, जीवन मरण। जीवन या मरण, आज या कल। वो कह रहे हैं आज मिलो, वो कह रहे नहीं कल मिलेंगे, ध्यान रखना है। ये हो सकता है कि आपको बीच में योजक चिन्ह ना दिखे और आप इसको अलग ले लो। ध्यान रखना कई बार समास के अंदर संधि भी होती है, इसलिए अलग अलग ढंग से इसको संधि से चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। धर्म या अधर्म, तो फिर आप गलत कैसे करते हो ध्यान रखना है। ये लिख भी सही देते हैं। धर्म या अधर्म, अब इसमें दीर्घ संधि है। धर्मा धर्म, ये दीर्घ संधि हो रही है, ध्यान रखना है। तो आपको संधि का नॉलेज समाज में समास के अंदर आना चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल इजी है। वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प होता है, दोनों में से एक दूसरे को लेना होता है। बस दोनों एक दूसरे का जहां विरोध करते हैं, जहां दोनों एक साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ की जिंदगी जीते हैं, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते, वहां और का प्रयोग होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पक्का छोड़ते हैं, पहले वाला दूसरे वाले का विरोध करता है, वहां पर अथवा और या का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखो तीसरा प्रकार, द्वंद्व समास का तीसरा प्रकार, समाहार द्वंद्व समास। देखो समाहार का मतलब क्या है, समूह, और समूह का मतलब होगा ग्रुप बनेगा, फिक्स है। और ग्रुप के अंदर मतलब ये इस तरीके का, ये इस तरह का ध्यान रखना है, ग्रुप बनेगा। अब ग्रुप के अंदर ध्यान रखना सारी चीजें आती नहीं है समास में, लेकिन आपको यूं पता चल जाएगा कि यार इसमें सारी चीजों का समाहार हो रहा। कैसे देखो, जैसे उदाहरण आया आगा पीछा, घर द्वार, बाल बच्चे, बाप दादा, फल फूल, हाथ पांव, नॉन तेल। देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है रे। अब समस्त पद में तो आपको दिख ही रहा है कि योजक चिन्ह आ रहा है, ध्यान रखना। तो फिर गलती कहां होगी, ध्यान रखना। विग्रह करने में हो सकता है कि ये समाहार है, वैकल्पिक है। पहली बात तो ध्यान रखना है, जहां समूह होगा वहां पर विग्रह के अंदर या तो आदि आएगा या इत्यादि आएगा, इन दो में से एक आएगा, ध्यान रखना है। तो देखिएगा, जैसे मान लो उदाहरण है कि यार जैसे आप सगाई सगपन करने जाते हो तो भी क्या नहीं यार के आगे पीछे नहीं यार देखना, जो आगे पीछे घर द्वार, मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ही हो रहा है कि केवल आगे पीछे देख के आओ। आगे पीछे का मतलब है कि पूरे साइड वाले घर भी देख के आओ, उसका गांव कैसा वो भी देख के आओ, मामा कैसा वो भी देख के आओ, उनके वो पूरा परिवार है, मतलब पूरे परिवार की बात चल रही है, ऐसा थोड़ा ये ध्यान रखना है। पूरे परिवार की बात चल रही है, ध्यान रखना है। मतलब पूरा एक समूह आ रहा है, ध्यान रखना, पूरा परिवार आ रहा है, पूरा परिवार आ रहा है। और पूरे परिवार का क्या बन रहा है,
समूह बन रहा है, और जैसे ही समूह बनेगा तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा, समाहार आ जाएगा, और जैसे ही समाहार आएगा तो फिर विग्रह में क्या आ जाएगा, आदि आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको आना चाहिए। देखो अब आगे पीछे दो ही शब्द है, लेकिन समूह पूरा बन रहा है कि भाई ये पूरे परिवार की बात कर रहा है कि यार सगाई सकपण करने जा रहे हो तो पूरा घर देख के आ जाओ, जैसे कहते हैं कि यार घर द्वार देख के आ जाओ। अब जैसे कहते हैं कि यार, जैसे कई बार अपन को ये पूछा जाता है, ये आजकल बाल बच्चे की जगह नया शब्द प्रयोग होने लगे हैं, टाबरिया। ये शब्द नया आ गया, ध्यान रखना है, टाबरिया की करे। अब ध्यान रखना है, एक तो ऐसे पूछे अपन किसी के जैसे घर पे जाए ना, ये सीधे पूछ ले कि और भाई थार लुगाई की करे, तो वो सोचेगा यार ये एक तरह का गड़बड़ शब्द है, ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना है, बाल बच्चे के अंदर भी ध्यान रखना है पत्नी सम्मिलित है, तब भी पूछा जा रहा है। जैसे टाबरिया की करे तब भी ध्यान रखना है पत्नी सम्मिलित है, लेकिन पहले जैसे प्रभाव नहीं है, ध्यान रखना है। अब इसमें ये थोड़ी है केवल बाल और बच्चे ही सम्मिलित है, ध्यान रखना। बाल बच्चे के अंदर उसकी पत्नी सम्मिलित है, ध्यान रखना, उसके घर वाले, यानी पूरा एक परिवार आ रहा है, ध्यान रखना है। यानी पूरे परिवार का क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, पूरे परिवार का समूह बनता है। तो फिक्स है कि यहां पर बाल बच्चे विग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, आदि आ जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कह अपन को कई बार गाली कह रहे थार बाप दादा एड़ा होता कहीं, ऐसा पूछा जाता है। जैसे मान लो अपन कोई गलती कर दी, अपन यह कहें कि थार बाप दादा एड़ा होता कहीं, यानी थार बाप दादा एड़ा होता मतलब केवल बाप और दादा की बात नहीं करे, पूरी 7 पीढ़ी की बात की जा रही है, ध्यान रखना है। पूरी 7 पीढ़ी की बात की जा रही, पूरे 7 पीढ़ी का समूह आ रहा है, ध्यान रखना। क्या थार बाप दादा एड़ा होता कहीं थे, यहाँ लड़े यहाँ करो पढ़ो को नहीं, हाँ, तो ध्यान रखना पूरे समूह की बात की जा रही है, और जैसे ही पूरा समूह आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा, ध्यान रखना। अब जैसे कहने के जैसे ऐसे बोला जाता है कि हाथ पांव बचा के काम करना, ध्यान रखना, ऐसा सवाल बोला जाता है कि हाथ पांव बचा के काम करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं मजदूरी पे कार्य कर रहा है, उसको बोला जाता है कि भाई हाथ पांव बचा के काम करना, तो वो मान लो होशियार है, हिंदी पढ़ी वो कहते हैं कैसे मोर तोड़ा ला, क्योंकि उसने तो कहा भाई हाथ और पांव बचा के काम करना। अरे भाई हाथ पांव बचा के काम करना, तो वो कह नहीं मोर तोड़ा लो भाई, मोर भोंग दो। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे शरीर की बात की जा रही है, कि पूरा शरीर बचा के काम करना, यानी पूरे शरीर की बात की जा रही है। फिर यहां पर पूरे शरीर का क्या बन रहा है, समूह बनता है। इसका मतलब यहां पर भी विग्रह में क्या आ जाएगा, आदि आ जाएगा। लगभग समझ में आ गया, ध्यान। अच्छा, ये तो दोनों सार्थक शब्द हैं, ध्यान रखना। कई बार निरर्थक शब्द भी आते हैं, कैसे देखो, जैसे ऐसे बोला जाता है ना, खाना, वाना, चाय, वाई, अगल बगल, अड़ोसी, पड़ोसी, आस पास। ध्यान रखना है ये भी आदि के अंदर ही आएंगे, लेकिन यहां पर आपको जैसे कोई घर पे आया के भाई साहब चाय वाय पी के जाओ, वैसे तो भाई इन शब्दों का मतलब तो यही है कि ये एक तरह की घर के अंदर औपचारिकता है, मेहमानबाजी है, ये एक औपचारिकता है। आपको घर पे आए, जैसे बोला जाता है कि चाय वाय पी के जाओ, भाई साहब होशियार है तो कहते नहीं चाय नहीं सा वाई बनाओ, क्या खाना वाना खा के जाओ, क्या खाना नहीं सा वाणो खा के जाऊंगा। इसका मतलब है एक शब्द सार्थक है, एक शब्द निरर्थक है। चाय वाई पी के जाओ, वो कहते नहीं सा चाय नहीं सा वाई पिया सा, लेकिन चाय शब्द सार्थक है, वाई का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ विग्रह करते समय निरर्थक शब्द को छोड़ देंगे और सार्थक शब्द को लेके कर देंगे खाना आदि। अब चाय का तो अर्थ है, लेकिन वाई का क्या अर्थ है, कुछ भी अर्थ नहीं है, तो फिर विग्रह में वापस क्या हो जाएगा, चाय आदि। अगल का क्या अर्थ है, वो मेरे अगल गाना है ना, वो मेरे अगल बगल, ध्यान, बगल का मतलब तो पास है, लेकिन अगल का कोई मतलब नहीं है, यानी बगल आदि। अड़ोसी मतलब क्या है, पड़ोसी का मतलब तो है ही है, यानी सार्थक शब्द के साथ में वापस आदि जोड़ देंगे। वैसे ही औपचारिकता है, ध्यान रखना। आस का मतलब थोड़ी है पास, ये हो गया, ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है। औपचारिकता करते हैं ना घर पे कि चाय वाय पी के जाओ भाई साहब,
फिक्स होता है। ऐसी औपचारिकता के अंदर ना तो वो हमें चाय पाने वाला है और ना ही हम चाय पीने वाले। वो अपन को इस तरीके से ही कहेगा चाय वाय पी के जाओ ना सा, अपन ये क्या होगा रहूं दो सा। ये एक औपचारिकता के लिए एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो ऐसे ही कह दे चाय पी के जाओ, अगर वो इस तरीके का बोलेगा तो शब्द के अंदर आदेश है। जैसे खाना खा के जाओ, एक तो कह रहा खाना वाना खा के जाओ, एक खाना खा के जाओ। खाना खा के जाओ मतलब चांस बन रहा है कि उस घर के अंदर हम 70% ऐसा चांस बन रहा है खाना खा सकते हैं। चाय पी के जाओ 70% ऐसा लग रहा है कि चाय बन रही है। लेकिन चाय वाय पी के जाओ चांस बन रहा है कि मेहमानबाजी है, एक तरह की औपचारिकता है जहां पर चाय बनने की कोई हो सकता है चाय वहां पर नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप ही कभी घर पे जाओ किसी के घर पे मेहमानबाजी तो समझ आना हिंदी हिंदी पढ़ के जा ही रहे हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। वो कह रहे चाय वाय क्या वाह वाह हमारी हिंदी पढ़ी उड़ी कोई दिक्कत ही कौन खोको नजरगढ़। अच्छा एक ध्यान रखना कई बार तीन वाचक शब्द भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे देखो जैसे लाल पाल बाल, ऐसे रोटी कपड़ा मकान तन मन धन। वहां पर ध्यान रखना जहां तीन वाचक शब्द आते हैं, दो योजक चिन्ह आते हैं, वहां पर और का प्रयोग ही किया जाएगा। जैसे तन मन धन लाल पाल बाल रोटी कपड़ा मकान एक व्यक्ति को चाहिए, तो ध्यान रखना है यहां पर वापस आप विग्रह करोगे तो रोटी, ये ध्यान रखना है ये विराम चिन्ह लग जाएगा अल्प, फिर कपड़ा और लास्ट के अंदर लग जाएगा ये पर मकान। तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। द्वंद्व समास का कैसा भी क्वेश्चन आए गलत आप नहीं करोगे, हो जाएगा। और देखिएगा अब देखो जो आपकी गलती, एक तो ध्यान रखना है गलती क्या होगी। जैसे मान लो सवाल ऐसे ही आ गया 64, मान लो सवाल आ गया 36 में कौन सा समास है। अब 36 में ध्यान रखना विग्रह करते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विग्रह इसका क्या होगा। 30 और 6 64, 60 और 4। इसका मतलब और शब्द का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है, द्वंद्व समास के अंदर किया जा रहा है। तो मित्रों एक बात यह ध्यान रखना है, अगर आपको गिनती के साथ में कुछ जुड़ा हुआ दिखता है तो समास अलग है, ध्यान रखना है। समास है द्विगु, लेकिन केवल गिनती दिख रही है, केवल और केवल गिनती दिख रही है तो समास की स्थिति ध्यान रखना चेंज है, द्वंद्व। लेकिन एक कम वाली गिनती दिख रही है तो फिर समास की स्थिति चेंज है। समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वापस देखिएगा, अगर गिनती के साथ में कुछ जुड़ा हुआ दिखता है, उदाहरण देखो, जैसे पीछे वाले समास पढ़ के आओ आराम से समझ में। जैसे गिनती के साथ में कुछ जुड़ा हुआ होगा तो समास कौन सा होगा, द्विगु होगा। कैसे, ये गिनती देखो क्या है 4, ये गिनती के साथ में कुछ जुड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि गिनती के साथ में कुछ जुड़ा हुआ होगा तो समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु। लेकिन केवल गिनती होगी, अब केवल गिनती कैसे देखो, जैसे आ गया मान लो 24, जैसे आ गया मान लो 37, ये केवल गिनती है, ध्यान रखना। लेकिन केवल गिनती आई तो इसका विग्रह तो जैसे ऐसे हो जाएगा 20 और 4, उसी प्रकार 30 और 7। अच्छा ऐसे भी आ सकती है 1 या 2, ऐसे भी गिनती आ सकती है 50 60 100 200। ये गिनती भी ध्यान रखना है आपके कहां चली जाएगी, द्वंद्व समास के अंदर चली। जैसे अपन कई बार कहते हैं यार 5-6 मिनट आऊं, इसका मतलब अपन कणा गाई रे के 5-6 मिनट आऊं ना लो, या तो 5 मिनट में आई या 6 मिनट में आई, या वो अपन यूं कहते कणा गाई रे के 5-10 मिनट आऊं। इनो मतलब है 5 कम में नहीं आवे और 10 हल्ले में नहीं आवे, मतलब 5 से लगाकर 10 तक कहन के यार मन हो 200 रुपया दे कन, हमें मतलब हो कम नहीं देना 200 हल्लो नहीं देना, क्या यार हो 200 रुपया चाहिए, मतलब 100 से लगाकर 200 तक। यानी कि ये भी कहां पे आएगा, द्वंद्व समास के अंदर ही आएगा।
लेकिन गिनती ऐसे आ गई, एक कम वाली गिनती आ गई। कैसे पूछ लिया 19 में कौन सा समास है, 29 में कौन सा समास है, 39 में कौन सा समास है। तो ध्यान रखना, ये देखो एक कम, 20 में एक कम, 30 में एक कम, 40 में एक कम। एक कम, एक कम का मतलब होता है, ध्यान रखना है, ये एक उपसर्ग होगा, ध्यान रखना है। और इनका प्रयोग ध्यान रखना कहां चला जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंदर चला जाएगा। एक कम वाली गिनती कहां चली, तो तीनों ही क्लियर होने चाहिए। गिनती के साथ कुछ जुड़ा हुआ द्विगु समास, केवल गिनती, केवल गिनती है देख लो, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं साथ में, केवल गिनती द्वंद्व समास। एक कम, देखो एक कम है तो समास कौन सा हो जाएगा, आपके अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर देखो, फिर आपकी गलती हो सकती है, जैसे उदाहरण ऐसे आ गया, घर घर, धीरे धीरे, माता पिता। अब आप समझोगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि जैसे ही आप योजक चिन्ह देखते हो, योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पे होता है, द्वंद्व समास में होता है। तो देखो एक सवाल तो ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर पेपर वाले ने यही पूछ लिया कि योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास के लिए होता है, तो वहां पर तो वो फिक्स है कि द्वंद्व समास के लिए ही होगा। लेकिन योजक चिन्ह आ रहा है, देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, योजक चिन्ह है, लेकिन दोनों ही शब्द एक जैसे हैं, तो ध्यान रखना है शब्दों की आवर्ती हो रही है। शब्दों की क्या हो रही है, आवर्ती। और जैसे ही शब्दों की आवर्ती होगी तो समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कि वहां पर सवाल गलत होगा, लेकिन योजक चिन्ह है, लेकिन एक शब्द दूसरे, अब माता पिता, माता माता थोड़ी आ रहा, पिता पिता थोड़ी आ रहा, यानी एक शब्द की आवर्ती नहीं हो रही है और योजक चिन्ह है, तो फिर समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपको अंतर आना चाहिए, क्योंकि सवाल गलत हो जाता है। तो द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। वैसे सवाल करते समय जितना आप काट के करते हो कि ये समास यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ज्यादा आसानी रहती है सवाल करते समय। उसके बाद में लास्ट है समास का प्रकार छठा। छठा प्रकार है, बिल्कुल इजी है रे, समास आने चाहिए आप लोगों को, बहुव्रीहि समास। छठा प्रकार कौन सा है, बहुव्रीहि समास। अब देखो, सबसे पहले तो इस समास की क्या आनी चाहिए, आपको परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा कैसे देखो वो देख लो, बिल्कुल इजी है भाई साहब, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी जिस समास में पहला अर्थ यूं कह सकते हैं या पद, या दूसरा अर्थ या यूं कह सकते हैं पद। वापस देखिएगा, जिस समास के अंदर पहला अर्थ या दूसरा अर्थ, इन दोनों को एलो क्रॉस मतलब छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों से ही वापस एक विशेष अर्थ ले लिया, एक विशेष अर्थ ले लिया, या मैं यूं कह सकता हूं कि एक विशेष संकेत कर दिया किसी की ओर, तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वापस देखिए, परिभाषा हो चुकी है। परिभाषा क्या है, जिस समास के अंदर पहला अर्थ दूसरा अर्थ, इन दोनों अर्थों को छोड़ के इन दोनों से ही एक विशेष अर्थ ले लिया, एक किसी की ओर विशेष संकेत कर दिया, तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखो पहचान क्या है, पहचान एक तो है कि समस्त पद, एक तो आना चाहिए समस्त पद, और विशेष अर्थ का मतलब क्या है कि यहां पर आपको क्या आना चाहिए, विग्रह। बस तीन ही तरीके, इजी है।
समस्त पद का मतलब क्या होता है? बने हुए समास में या तो आपको भगवान या राक्षस, इसके आपको मिलने चाहिए पर्यायवाची। क्या मिलने चाहिए? पर्यायवाची। समस्त पद बने हुए समास में या तो आपको पर्यायवाची मिलना चाहिए। विग्रह में जाते हो तो या तो आपको क्या मिलना चाहिए? वाला, जिसकी, जिसके, वह, वेरी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना वह। ये आपको अगर विग्रह के अंदर मिलते हैं तो समास कौन सा है आपका? बहुव्रीहि समास है। वैसे बहुव्रीहि का मतलब चावल होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब सुनो, बहुव्रीहि समास के अंदर ध्यान रखना उदाहरण अनेकार्थक में नहीं जाते हैं, यानी अनेकार्थक का अगर कोई शब्द है तो ध्यान रखना वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरह से शब्द क्या हो रहे हैं? योग रूढ़ हो रहे हैं, किसी शब्द के लिए एक फिक्स हो रहे हैं, एक निश्चित हो रहे हैं, ध्यान रखना है। तभी जाके समास कौन सा बन रहा है? बहुव्रीहि समास बन रहा है। अभी आ जाएगा, आपको उदाहरण जैसे ही करवाएंगे हो जाएंगे। ये आ रहा मतलब पूरा बहुव्रीहि समास आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। वापस देखिएगा, बहुव्रीहि समास में परिभाषा, जिसका पहला पद दूसरा पद, इन दोनों पदों को छोड़ दो, लेकिन इन दोनों पदों से एक विशेष अर्थ ले लो तो समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ठीक, विशेष का मतलब संकेत होगा किसी की, और विशेष की, इन दोनों को मिला के एक एक, इन दोनों को मिला के एक संकेत होगा, ध्यान रखना है। इन दोनों से एक अर्थ निकलेगा, ध्यान रखना है, एक विशेष संकेत जाएगा, ध्यान रखना है। तो वहां पर बहुव्रीहि एक फिक्स अर्थ जाएगा, निश्चित अर्थ जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा कि ये शब्द हमेशा फिक्स इसी के लिए है, ध्यान रखना। लेकिन समस्त पद बना हुआ समास देखते हो, वहां पर आपको भगवान या राक्षस के कोई भी पर्यायवाची मिलते हैं तो समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है, बहुत सारे शब्दों का निषेध करके एक फिक्स अर्थ लिया जाता है, वही बहुव्रीहि है। अब उदाहरण देखो आपको, जैसे उदाहरण आया गजानन, उदाहरण आया दशानन, उदाहरण आया चक्रपाणी, उदाहरण आया चंद्रमौली, उदाहरण आया पशुपति, उदाहरण आया नीलकंठ, उदाहरण अब कुछ भी दो रे भाई, गिरिधर। इस प्रकार से उदाहरण आए पेपर के अंदर, आपको पूछ रहा है तो करोगे कैसे? देखो, गजानन आपको भी पता है कि गजानन कौन है? गजानन तो भाई साहब गणेश जी है, ठीक है। और गणेश जी है कौन? भगवान। और मैंने कहा भगवान के जितने भी पर्यायवाची वो कहां चले जाएंगे? बस बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, कौन है दशानन? रावण। रावण कौन है? राक्षस। राक्षस के जितने भी उदाहरण है वो सब कहां चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास के अंदर चले जाएंगे। चक्रपाणी, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान है, भगवान के उदाहरण कहां जाएंगे? चंद्रमौली, कौन है ये? शिव जी है। शिव जी कौन है? भगवान। भगवान के जितने भी उदाहरण है वो कहां जाएंगे? बस बहुव्रीहि समास कंप्लीट है, ध्यान रखना है। पशुपति आप सारे कर सकते हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक ध्यान रखना है, जैसे अब इसका उदाहरण क्या करो, नीला है कंठ जिसका वह, नीला है जिसका कंठ वह। विग्रह पेपर वाला खुद सही करके देगा, आपको ये पकड़ना है कि वह है क्या है। वह एक संकेत है और संकेत भी किसी अन्य की ओर है, और जैसे ही किसी अन्य की ओर संकेत होगा समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। आपको तो इतनी मात्रापची करनी ही नहीं है,
वैदिका, वालादिका, जिसका दिका, जिसकी दिखे, समास कौन सा हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गलत नहीं करना, बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना है, आराम से होते हैं सवाल। देखो हाँ, एक ये उदाहरण गलत मत करना, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अंशुमाली, शाखा मृग, बारहसिंगा, ये भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही हैं। ऐसे राज्यों के भी ध्यान रखना बहुव्रीहि समास में ही जाते हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शन ध्यान से रखना। जैसे अब पंजाब आ गया, ध्यान रखना है, तो पंजाब आपके यहाँ बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जैसे लोकपाल है तो बहुव्रीहि समास के अंदर चला जाएगा। थोड़ा हैदराबाद है तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जयपुर है तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। उदयपुर है तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जोधपुर है तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन पे ध्यान रखोगे कि कंप्लीट ऑप्शन को कैसे क्लियर करना है। अब देखो विशेष, विशेष कैसे करोगे ध्यान रखना। विशेष में क्या है? विशेष देखो, विशेष का मतलब है कि अगर आपको सवाल ऐसे दे दे पेपर वाला, समस्त पद का मतलब बना हुआ समास दे दे, जैसे उदाहरण से करते हैं। जैसे उदाहरण आया पीतांबर, आपको पेपर वाला केवल ऐसे ही सवाल दे रहा है कि हमें बताओ कि पीतांबर में कौन सा समास है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर ध्यान रखना, सीखने वाली बातें हैं, नहीं तो तुम गलत कर दोगे, ध्यान रखना। ऐसे ही समास दे दे, आजकल दे दे, ध्यान रखना है, तो क्या करोगे तुम, ध्यान रखना। ये अच्छे शब्द है भाई। चतुर्भुज दे दे, या त्रिलोचन दे दे, या त्रिलोचन की जगह त्रिनेत्र दे दे, एक ही बात है। देखो ध्यान रखना है कि अगर शब्द में ही दिया जा रहा है, वाक्य में प्रयोग करके नहीं गया, तब तक ध्यान रखना है कोई भी ऑप्शन हो, अगर समास दोनों जगह आपको दिख रहा है तो ध्यान रखना जो समास जहां जाएगा वो समास वहीं जाएगा। जैसे अगर इस समास को देखोगे तो ये बहुव्रीहि समास है, ये पीतांबर भी बहुव्रीहि समास है, ये आजकल द्वंद्व समास है, ये चतुर्भुज ध्यान रखना है बहुव्रीहि समास द्विगु समास है। इसका मतलब यह हुआ है कि जो समास जहां जा रहा है वो समास समस्त पद की दृष्टि से देखना पड़ेगा, भले ही दो जगह जा रहा है। आप जैसे मान लो आपको यूं लग रहा होगा, इसमें आप हो सकता है ऐसे कर दो कंफ्यूज कि यार ये कर्मधारी एक बहुव्रीहि है, ध्यान रखना ये बहुव्रीहि सही है। आप यहां हो सकता दिमाग लगा को दिगु, दिगु नहीं है साहब, आखिर त्रिलोचन है कौन, शिव जी है, बस बहुव्रीहि होगा। समस्त पद में दे रहा है, समास को बहुव्रीहि में ज्यादा गड़बड़ होता है, उस समय आप बहुव्रीहि में लेके जाओगे। वाक्य में प्रयोग करके दे रहा है तो प्रयोग की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि अब इस समास की शैली क्या है, तो उस समय आपको प्रयोग के अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसे आ जाए, जैसे ये आ जाए, हे पीतांबर, हे पीतांबर मेरी रक्षा करो, ऐसे दे दे और यहां लाइन खींच के दे दे। एक सवाल ऐसे दे दे, एक सवाल ऐसे दे दे, उसने पीतांबर ओढ़ रखा है, और कह दे अब बताओ इसमें कौन सा समास है, तो दोनों में समास अलग अलग है। क्यों? वाक्य प्रयोग के अनुसार सोचना पड़ेगा। अब आपको यहां पर है कि प्रयोग किस तरीके से हुआ है, वातावरण की स्थिति क्या कह रही है, अब वो सोच के आपको करना है। कैसे? हे पीतांबर मेरी रक्षा करो, इंसान की ओर संकेत किया जा रहा है, भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है, तो भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है, मतलब फिक्स है कि अब ये समास कौन सा हो गया, बहुव्रीहि, यानी इसमें बहुव्रीहि सही है। लेकिन ये कह दे कि उसने पीतांबर ओढ़ रखा है, फिक्स है कि ये पीतांबर का मतलब यहां भगवान नहीं है, ओढ़ रखा मतलब पीले वस्त्र की बात चल रही है।
पीले वस्त्र की बात चल रही है, मतलब है कि ये विशेषण विशेषीय की बात चल रही है। कैसा वस्त्र ओढ़ रखा है, मतलब है कि अब ये समास कौन सा है, कर्मधारीय समास है। लेकिन इसी सवाल को अगर वो ऐसे दे दे विग्रह में, इसको विग्रह में ऐसे दे दे, पीत है जो अंबर, और ऐसे दे दे पीत है जो हो वह, ये वह करके संकेत दे दिया ना, ध्यान रखना है। फिर कह देता हूं, वाक्य में प्रयोग वातावरण प्रयोग के अनुसार देखना पड़ेगा, वाक्य का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, फिर वो समास उस तरीके से जाएगा। समस्त पद दिया जा रहा है तो फिर वहां पर समस्त पद में अगर भगवान बन रहा है तो फिक्स है कि फिर वो बहुरी ही होगा, बहुरी ही होगा, ध्यान रखना है, यह भी गलती नहीं करनी है। वाक्य प्रयोग में वाक्य प्रयोग के अनुसार सोचना है। विग्रह में जिस समास का जो विग्रह लिया जाएगा फिर वो समास उसी का माना जाएगा, क्योंकि है जो आ रहा है तो वो कर्मधारीय के लिए आ रहा है, वो खुद कह रहा है कि अब कर्मधारीय करना है, और वह का प्रयोग दे रहा है तो वो खुद कह रहे हैं कि अभी समास को बहुरी समास करो। कैसे देखो, और उदाहरण देख लो, जैसे ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण आ रहा है, मेरे घर के पास चतुर्भुज जी का मंदिर बन रहा है, मेरे घर के पास चतुर्भुज जी का मंदिर बन रहा है। अब फिक्स है कि मंदिर बन रहा है मतलब भगवान का बन रहा है, तो इसका मतलब इस उदाहरण के अंदर कौन सा उदाहरण हो जाएगा, बहुरी समास आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह दूं चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका मतलब है इनकी चार भुजाओं की बात की जा रही है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, यहां ऑप्शन में द्विगु मत कर देना, बहुरी कर देना। हो सकता है कि आपके दोनों ऑप्शन रहे गड़बड़ हो जाए, यहां भी ध्यान रखना बहुरी ही करोगे, क्योंकि चार भुजा भगवान विष्णु के लिए चला जाएगा। ऑप्शन बहुरी का नहीं है तब आप द्विगु करना, ध्यान रखना है। ये आपकी कंफ्यूज है जो आपको आना चाहिए। फिर सुन लो, और सवाल करने का लास्ट तरीका क्या रहेगा। ऑप्शन वहां पर कितने आएंगे, 6 आएंगे, 4 आएंगे। अपन यहां से पढ़ के कितने जा रहे हैं प्रकार, 6 प्रकार पढ़ के जा रहे हैं। जो 4 प्रकार ऑप्शन में आ रहे हैं उसको आप काट काट के करो कि यार ये तत्पुरुष तो नहीं होगा, यहां पर कारकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यार ये धुंध भी नहीं होगा, यहां पर योजक चिन्ह नहीं आ रहा है, ये द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर संख्या नहीं आ रही। अच्छा अब ये बहुरी होगा, जब ये तीनों ही नहीं हो रहे तो बहुरी समास होगा। इस तरीके से अगर आप कोई भी सवाल करते हो तो फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये जो पढ़ने का जो तरीका है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ के सवाल करने बहुत ही जरूरी है। समास वाले समास के टॉपिक आपका पूरा हुआ, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका प्रत्यय लेंगे, फिर इन चालों को मिला के आपकी शब्द शुद्धि करेंगे।